सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग हृदय की कार्य विधि से संबंधित, उसकी रचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को समायोजित करके उसका सॉल्यूशन देखे। आज इस चैप्टर अर्थात मनुष्य में परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर जो है उसकी आखिरी क्लास के रूप में आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूं रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। हम रक्तचाप या ब्लड प्रेशर के कारण सहित परिभाषा तक पहुंचेंगे। आप थोड़ा सा पहले से कंसंट्रेशन बनाएं। हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मनुष्य का जो देखा उसमें 3 कंपोनेंट मुख्य रूप से देखे गए। पहला रक्त, दूसरा वह नलिका या वह वाहिनी जिससे होकर उसका प्रवाह होता है, रक्त वाहिनियां, वाहिकाएं और वाहिनियां, और तीसरा हृदय। हृदय की भूमिका केंद्रीय पंपिंग ऑर्गन की रही है। आपने डिटेल्स में उसको देखा है कि किस प्रकार हृदय क्रमबद्ध रूप से अनवरत टिल द डेथ वो संकुचन और शिथिलन की स्थिति में पंपिंग ऑर्गन की भूमिका निभाती है। यह केंद्रीय पंपिंग ऑर्गन जो हृदय है, इसके पंपिंग का मतलब आप पिचकारी को समझ सकते हैं कि पिचकारी में जब आप दबाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तो उससे जो लिक्विड है, पानी या कलर जो है, वो एक प्रेशर के साथ आगे तक जाती है। आपने देखा होगा। तो पंपिंग की क्रिया क्या है? पंपिंग की क्रिया है हृदय का संकुचित होना और फैलना, संकुचित होना और फैलना, ये पंपिंग की क्रिया। और इसके कारण होता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे कि इस संकुचन और शिथिलन के कारण आप पिचकारी में भी आप एक बार दबाते हैं तो वो लिक्विड निकल जाता है, फिर आप छोड़ते हैं तो हवा अंदर आ जाती है और उसका जो लिक्विड है उसका प्रेशर जो है वो घट जाता है। तो संकुचन और शिथिलन के कारण रक्त में जो एक प्रवाह आती है, रक्त में जो एक मोटिलिटी आई, जो एक गतिशीलता आई, उस गतिशीलता में एक दाब भी देखा जाता है। अब हम इसको यूं कहें कि हृदय की पंपिंग क्रिया के अंतर्गत होने वाले संकुचन और शिथिलन के कारण ही एक दाब के साथ रक्त में गतिशीलता होती है। रक्त में गतिशीलता है विथ ए प्रेशर, और वह प्रेशर कहां से जनरेट हो रहा है? तो हृदय के पंपिंग से, उसके संकुचन और शिथिलन से। अब दूसरी बात कि जब विथ ए प्रेशर, दाब के साथ रक्त का प्रवाह हो रहा है, तो रक्त का प्रवाह होता कहां है? धमनी और शिरा में। लेकिन धमनियों में यह जो दाब है, प्रेशर है रक्त के प्रवाह का, वो शिराओं की तुलना में अधिक होती है। मतलब धमनी में रक्त का जो ये प्रवाह दाब है वो अधिक होती है, शिरा में उसकी तुलना में कम होती है। अब यहां हम एक कंक्लूजन या निष्कर्ष के रूप में देखें तो कह सकते हैं कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में जो रक्त प्रवाह है उसमें जो दाब है वह रक्तचाप है, वह ब्लड प्रेशर है, वह रक्त दाब है। क्लियर हुआ? महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं में। अब हम इसके अभी तुरंत बताएंगे आपको कि उस यंत्र का जिसके माध्यम से इसका मेजरमेंट हम करते हैं, और शिराओं के में जो कम दाब है उसका भी हम कैलकुलेशन करके एक सामान्य इंसान के
रक्तचाप की अभिव्यक्ति करते हैं चिकित्सीय जरूरत के हिसाब से। तो धमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दाब रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहलाता है। आगे अब हम लोग रक्तचाप या ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट करने वाले जो उपकरण हैं, आज हमारे चिकित्सा जगत में सामान्य शरीर की गतिविधियों के जानने के लिए जो फंडामेंटल जांच की जाती है उसमें ब्लड प्रेशर की जांच महत्वपूर्ण है। तो इस यंत्र का नाम है एस्फेगमोमैनोमीटर। ये ब्लड प्रेशर माप के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली उपकरण है। अब थोड़ा सा हम लोग हृदय के संकुचन और शिथिलन में कंसंट्रेट करें कि 4 प्रकोष्ठ में संकुचन और प्रकुंचन का जो कैलकुलेशन हम लोग दाब के रूप में करते हैं वो डिटरमाइंड होता है, वो तय होता है निलय के संकुचन और शिथिलन पर। आपको पता है कि निलय से में जब संकुचन होगा अर्थात उससे रक्त निकलेगी तो कहां कहां जाएगी? एक जाएगी फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में और दूसरा जाएगी महाधमनी द्वारा शरीर के सभी अंगों में। यहां मैक्सिमम फ्लो, मैक्सिमम प्रेशर यहीं पर जनरेट होता है। तो निलय का जो संकुचन है वह सिस्टोलिक दाब के नाम से जानी जाती है। मतलब निलय में संकुचन हुआ, उसके कारण जो ब्लड में प्रेशर आई वो सिस्टोलिक दाब मानी जाती है। और एस्फेगमोमैनोमीटर में जो पारे के स्तर के डिमार्केशन के लिए चिन्ह बने होते हैं उसमें यह इस प्रेशर का माप 120 mm तक चढ़ाई करता है। मतलब पारे के उस एस्फेगमोमैनोमीटर में जब हम इस प्रेशर को देखते हैं सामान्य स्थिति तो 120 इसका होता है। अब इसी तरह जब निलय में शिथिलन आएगा, शिथिलन आ गया मतलब आलिंद से रक्त जा रहा है निलय में, तो ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा वहां कमेगा। ये सिरा से ब्लड आ रहा है अब आलिंद में, तो सिरा में जो ब्लड का फ्लो है वो अपेक्षाकृत कम होता है, पहले भी बताया हूं। तो निलय का जो शिथिलन है वो उसके कारण जो दाब उत्पन्न होता है वो डायस्टोलिक दाब या डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। संकुचन के कारण जो उत्पन्न हुआ दाब या प्रेशर वो सिस्टोलिक प्रेशर, शिथिलन के कारण जो हुआ वो डायस्टोलिक प्रेशर। यह उसी यंत्र में 80 mm की ऊंचाई तक या उस पारे के स्तंभ में या 80 mm तक इसकी मेजरमेंट सामान्य अवस्था में होती है। अब डॉक्टर हमारे जो इस प्रेशर को एक्सप्रेस करते हैं उसका तरीका क्या है? तो सिस्टोलिक प्रेशर ऑब्लिक या बटा डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये हमारा सामान्य अवस्था में 120 और ये सामान्य अवस्था में 80। यह जो 80/20 का जो मेजरमेंट है ब्लड प्रेशर में, परंपरागत रूप से ये परंपरा है कि पहले हम सिस्टोलिक प्रेशर को रखेंगे फिर डायस्टोलिक प्रेशर को रखेंगे। 120/80 जो सुनते हैं हम लोग कि यह नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, यही एक सामान्य व्यक्ति में साधारण रक्तचाप 120/80 है तो वो बिल्कुल फिट है, उसमें जितना प्रेशर होना चाहिए उतना है। अब सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति में
यदि इससे ज्यादा प्रेशर हो जाए या कम प्रेशर हो जाए, तो ये दोनों सिचुएशन मनुष्य के लिए सही नहीं है। अधिक होगा तब उसका नाम हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसके रक्त का जो फ्लो है उसमें जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो इसके कारण रिजल्ट क्या होगा, तो हाइपरटेंशन की स्थिति उत्पन्न होगी। और हाइपरटेंशन की स्थिति का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये रक्त के प्रवाह का प्रेशर है। अगर ये उच्च दाब के साथ हमारे मस्तिष्क की केशिकाओं तक पहुंचता है, तो संभव है कि इस दाब को हमारे मस्तिष्क की केशिका सहन नहीं कर सके। वैसी स्थिति में क्या होगा, हम लोग सुनते हैं सामान्य बोलचाल में नस फट गया। नस फटने का क्या मतलब कि ब्लड में जो प्रेशर था वह इतना अधिक था जिसे मस्तिष्क की रक्त केशिकाओं ने स्वीकार नहीं किया, वो उसकी रचना विदीर्ण हो गई, टूट गई। अब वहां पर ब्लड कलेक्शन हो जाएगा। ब्लड कलेक्शन हो जाएगा तो आदमी लंबे समय तक बेहोशी की हालत में जिंदा रहेगा और अंततः मर जाएगा, एट ए टाइम भी मर सकता है। दूसरी बात कि आप यह भी देख रहे हैं कि रक्त का प्रवाह का केंद्र हमारा स्वयं हार्ट का पंपिंग ऑर्गन है। अगर इसके कारण ये उच्च रक्तचाप की स्थिति है तो हृदय को झटका लग सकता है, हृदय को आघात हो सकते हैं, इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक जैसी स्थिति हाई ब्लड प्रेशर के कारण उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें यदि इस तरह की कोई शिकायत है तो उससे बचने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि लो, कभी कभी किसी व्यक्ति में लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, मतलब 120/80 से कम हो गया, तो वो लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। खतरनाक दोनों है। इस स्थिति में रोगी असामान्य रूप से बैठे बैठे बेहोश हो सकता है, उसको चेतना शून्यता की स्थिति आ सकती है। तो ये लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों हमारे लिए चिंताजनक है। हमारे शरीर की सामान्य गतिविधि, सामान्य रक्तचाप अर्थात 120/80 पर संचालित होती है। अब ये आप कहेंगे कि क्या सभी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर एक जैसे होंगे? कतई नहीं होंगे। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे उम्र, पेशा, शारीरिक श्रम, मानसिक स्थिति, आनुवंशिकता, या अन्य, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर को, उच्च ब्लड माने रक्तचाप या निम्न रक्तचाप या सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में अलग अलग लोगों में ये अलग अलग स्थिति में उसके प्रेशर वैरी करेंगे। जो 15 साल के एक छोटे बच्चे का ब्लड प्रेशर होगा वो 55 साल के बच्चे का प्रेशर नहीं होगा। इसी तरह पेशा, कोई फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहा है उसका ब्लड प्रेशर उसकी तुलना में कि जो ज्यादा आरामदायक काम कर रहा है वहां वैरी कर जाएगा। शारीरिक श्रम, मानसिक स्थिति, आनुवंशिकता, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण अलग अलग लोगों में अलग अलग रक्तचाप की स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा हम इस पर नियंत्रण कैसे करें, तो दो विधि है नियंत्रण के। एक तो मेडिकेटेड, दवा के माध्यम से इसको संयमित रखा जाता है।
दूसरी बात है कि यदि हम अपने भोजन को और शारीरिक श्रम जिसमें आप योगा, व्यायाम इत्यादि को रख सकते हैं, इस भोजन को संतुलित करना, मतलब जिस कैलोरी लायक उसको रिक्वायरमेंट है उतना ही उसको मिले। ज्यादा कैलोरी मिलने पर भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कम कैलोरी पर ब्लड प्रेशर घटेगा। तो हमारे ब्लड प्रेशर के निर्धारण में हमारा भोजन अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसी के साथ हमारा फिजिकल वर्क हम कैसे करते हैं, कितना करते हैं, यह परिभाषित करता है। यदि हम कोई शारीरिक श्रम 24 घंटे में नहीं कर रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से 1 घंटा उसके आसपास थोड़ा ज्यादा कम भी योगा या व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। इससे हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रह सकता है। इस प्रकार आपका आज परिवहन चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग पुनः नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ मिलेंगे। आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।